नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MCSA बस्ती में। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी और सिविक्स के प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर के उसके प्रश्नों अच्छे प्रश्न जो हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इन प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग अपने टॉपिक को रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर स्थिति महसूस हो रही होगी। जो भी आपने टॉपिक अभी तक पढ़ रखे हैं उसके सारे का एक रिवीजन हो जा रहा होगा, जिससे कि आपको अपने आप का असेसमेंट करने में बहुत सुविधा हो रही होगी। निश्चित तौर से एग्ज़ाम से पहले आप इसको एक बार देख के जाएंगे तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। इससे संबंधित प्रश्नों से आप बिल्कुल सेफ हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सिविक्स में विधायिका यानी कि पार्लियामेंट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो लोकसभा राज्यसभा से संबंधित प्रश्न हमारे होंगे। इसमें सदस्यों से लेकर के उसके जो मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं यानी मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति हैं, उससे संबंधित और भी जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर राज्यसभा के सदस्य और उससे रिलेटेड सभापति, उपसभापति जो भी मेंबर आते हैं, सारे के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। आज के सेशन में बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि लोकसभा से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है। दूसरा कह रहा है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। तीसरा कह रहा है वर्तमान में लोकसभा के कुल 545 सदस्य हैं। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, क्या इससे रिलेटेड कौन सा सही है लोकसभा से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट जो था आपका, उसमें कह रहा है 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में उल्लेख किया गया है। निश्चित तौर से करेक्ट आंसर है, क्योंकि 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। दूसरा कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 552 ही है। ठीक है, 552 सदस्यों की संख्या अधिकतम है। और तीसरा है वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं, जिनमें से 543 जो है निर्वाचित हैं, 543 निर्वाचित हैं और आपके 2 एंग्लो इंडियन हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के। ठीक है, तो इस तरह से चारों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। एक चीज़, नई चीज़ आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि 543 निर्वाचित होकर के आते हैं 2 एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन अभी भारत सरकार ने 104वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019 करके ये व्यवस्था ले आई है कि एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या को समाप्त कर दिया गया है। अब कि जो लोकसभा में 2 चुने जाते थे आपको एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग, उनको अब नहीं निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, अब उनका निर्वाचन जो है, जो अनुच्छेद 331 के माध्यम से दिया गया था, अनुच्छेद में आर्टिकल 331 में यानी 331 में, अनुच्छेद 331 में जो बात बताई गई थी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधित्व न होने पर राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, उसे भारत सरकार ने 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से समाप्त कर दिया है। और इसको ये जो लागू हुआ, ये हुआ आपका 25 जनवरी 2020 25 जनवरी 2020 को यह लागू हो गया, प्रभावी हो गया दोस्तों। तो इसके माध्यम से अब ये हो गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 ही रह गई है। हालांकि बहरहाल ये प्रश्न उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा, क्योंकि 2020 को अगर आधार मान के किया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आधार नहीं मान करके करते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो बहरहाल आप ये मान के चलिए जो प्रश्न दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, उपयुक्त सभी इसमें होगा। ठीक है, लेकिन जब ये लागू हो चुका है तो अब आगे के प्रश्नों में जब देगा, जब कहीं पर भी जो उल्लेख इसके बारे में करेगा, तो आप हमेशा यही कहेंगे कि 25 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गया। लेकिन यह जो वर्तमान लोकसभा चल रही है, इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि चुनाव जो है ये पहले हो चुका था और उसमें प्रतिनिधित्व आ चुके थे। तो इस नाते इसमें आरक्षण का प्रावधान अभी है। अगले जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें यह समाप्त कर दिया जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक राज्यों में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में वहाँ पर भी राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन इसका 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति समय समय पर
संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जहां वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुला सकता है या आहूत कर सकता है। यह किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद ले लीजिए, अनुच्छेद 86 है, अनुच्छेद 87 है, अनुच्छेद 88 है, अनुच्छेद 89 है। तो क्या है दोस्तों? सॉरी 85 है दोस्तों, 88 है और अनुच्छेद 85 है। तो 85 में आपका ये जान लीजिए, जवाब आप दीजिए जल्दी से। 85 इज राइट आंसर आपका होगा। अनुच्छेद 85 जो कहता है वो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जहां वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर लेगा, बुला लेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी इसी में ही है, आप समझ लीजिए कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की जो है किसी सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रारंभिक बैठक के मध्य में किसी भी कंडीशन में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी 6 महीने में पहली बैठक हो ही जानी चाहिए, दूसरी बैठक हो ही जानी चाहिए। ठीक है, और एक वर्ष में इस आधार पर अगर देखा जाए तो एक वर्ष में 2 बैठकें जो है सत्र बुलाया जाता है और 2 बैठकें की जाती हैं आपकी। ठीक है, एक सत्र में अधिकतम कम से कम जो है 2 सत्र बुलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो आशा है समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 85 के में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के बारे में कह रहा है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल जवानी क्वेश्चन है, तो मैं यही बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये जवाब। दूसरा कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम जो है 250 निर्धारित की गई है, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये सही कह रहा है कि 250 निर्धारित की गई है अधिकतम। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, यह भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल दोस्तों। और चौथा उपयुक्त में से सभी, तो इस आधार पर सभी ऑप्शन सही होने के नाते चौथा करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा? तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ले लीजिए। अनुच्छेद 80(1) में कहा गया है क्या, 82 में कहा गया है क्या, 84 में कहा गया है क्या, और 85 में कहा गया है क्या? ये आपको बताना होगा। तो जवाब आपका आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 84 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर ही राज्यों के जो है उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे? ये आपका जवाब आपका देना है। अनुच्छेद कौन सा है इसमें जिसमें दिया गया? अनुच्छेद 83(2) में, दूसरा अनुच्छेद 83(3) में, तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 83(1) में, और चौथा कह रहा है अनुच्छेद 83(4) में। चलिए जवाब दीजिए दोस्तों। तो क्या जवाब आपका होगा? क्या क्वेश्चन में था, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। राज्यसभा के विघटन नहीं होगा, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, और उसके 1/3 सदस्य का जो है 1/3 सदस्य का प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये आपका आर्टिकल कहता है 83(1) में ये बात बताई गई है दोस्तों, 83(1) में। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड आपका, 83(1) में ये बात का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची वर्णित करता है। क्या करता है दोस्तों, बताइए जरा जल्दी से ऑप्शन जवाब दीजिए। संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच शक्तियों का वितरण है, संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, फिर कह रहा है संविधान जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कह रहा है, तीसरा कह रहा है राज्यसभा में राज्यों के आवंटन के बारे में कह रहा है। तो किसमें आपको ये बताया जा रहा है? तो आप जरा जान लीजिए किसमें कि किसके बारे में क्या बातें उल्लेखित की गई हैं। तो देखिए, संघ और राज्य की शक्तियों के बारे में ये अनुसूची 7 में बताया गया है, अनुसूची 7 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। भाषा के बारे में जो क्या है, अनुसूची 8 में ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कह रहा है तो अनुसूची 5 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात कह रहा है तो अनुसूची 4 आपका है। ठीक है, अनुसूची 4 आपका है।
और अनुसूची 4 की बात करेंगे और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद अनुसूची 4 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, अनुसूची 4 आप कर लीजिएगा, अनुसूची 4। और इसको आर्टिकल की भी बात करें हम लोग दोस्तों तो अनुच्छेद 4(1), अनुच्छेद 4(1), अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 82 के तहत राज्यसभा में स्थानों के आवंटन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 82 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। देखो किसके बारे में, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है, बातें बताई गई हैं। चलिए इसी वक्त बातों में हम आपको बता देते हैं कि आखिर में जो अनुसूचियां हमारी 8 हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इन 12 अनुसूचियों में जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, अभी जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहली अनुसूची आपका है क्या, किसके बारे में, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में आपका किसके बारे में बताया गया है, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है, आप लोग नोट करते चलिएगा दोस्तों। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है आप लोगों को, यहाँ पर बताया गया शपथ के बारे में, शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसके शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है, शपथ का प्रतिरूप जो होगा, शपथ का प्रतिज्ञान के प्रतिरूप जो होगा वो उसके उल्लेख बारे में किया गया है। तो संसद के सभी सदस्यों में, मंत्रियों में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में के शपथ के बारे में, राज्य विधानमंडल के सदस्यों मंत्रियों के बारे में, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो है इनके शपथ के बारे में दिया गया है। बस किसके शपथ के बारे में अनुसूची 3 में नहीं दिया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको बहुत बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसके बारे में, राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है, फिर उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं है, फिर राज्यपाल के बारे में भी नहीं है, प्रतिरूप नहीं दिया गया है दोस्तों। अब तब है कहाँ यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के जो है शपथ का प्रतिज्ञान दिया गया है। ठीक है, 60 में राष्ट्रपति का बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 69 में 69 में ये उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है और राज्यपाल का जो है वो आर्टिकल 159 में राज्यपाल के शपथ का जो है शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप का उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीद है मज़ा आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अभी तो हमने बातें आधी करी हैं, पूरी और भी करनी है भाई, जल्दी नहीं है। चलिए, तो इसमें और चौथी के बारे में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों, चौथी अनुसूची में क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत राज्यसभा में जो है सीटों के आवंटन के बारे में दिया है। ठीक है, चौथी अनुसूची क्या कहता है, किसके बारे में, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के अंतर्गत जो राज्यसभा है, ठीक है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश और उसके अलावा जो 28 राज्य हैं इनके सदस्यों का राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये तो बात आप जान ही रहे होंगे। चलिए, और अनुसूची 5 में क्या बात बताई गई है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए हैं मित्रों। ठीक है, और छठी अनुसूची में 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो असम है और उसी से बटा हुआ जो जिला आपका है, मतलब जो दूसरा राज्य है वो है क्या, मेघालय, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे आप जानते हैं गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर गारो खासी जयंतिया के लोग मिलते हैं। किस राज्य में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है आपका। तो ये जो जनजातियाँ हैं ना, यानी कि अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों के बारे में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष उल्लेख किया गया है। क्लियर। अनुसूची 7 में दोस्तों क्या कहा गया है, इसमें जो आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बातें बताई गई हैं। ठीक, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी बता दीजिए, चलिए अब अनुसूची की बात आ गई तो थोड़ा और डिटेल कर देते हैं यहीं पे। अनुसूची में क्या है, संघ सूची है, क्या क्या है दोस्तों, संघ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें क्या है, पहले देखो संघ सूची में 97 विषय थे, अभी वर्तमान में 100 हो गए हैं। ठीक है, संघ सूची में 100 विषयों की संख्या हो गई है। इसी प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सूची में पहले कितने थे, 66 विषय थे। 66 विषय इस समय 61 हो गए, यानी कि घट गया है ये। संघ सूची के विषय बढ़े हैं, राज्य सूची के विषय घट गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले 47 थे समवर्ती सूची के विषय, वर्तमान में 52 हो गए हैं।
52 विषय समवर्ती सूची के विषय हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुसूची 7 में किया गया है। और जो आपका संघ सूची उसमें 97 विषय प्राचीन समय में थे, अभी समय में 100 विषय आपके हो गए हैं। और राज्य सूची में जो आपके पहले 66 विषय हुआ करते थे उसमें घट करके 61 विषय हो गए हैं। इसी तरह समवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करते थे, वर्तमान समय में 52 विषय सम्मिलित कर लिए गए हैं। तो अनुसूची 7 हो गया। अनुसूची 8 में दोस्तों है लैंग्वेज के बारे में, भाषाओं के बारे में बताया, जिसमें जो है जो मूल संविधान था उसकी 8वीं सूची में 14 विषयों के बारे में उल्लेख किया गया था। लेकिन वर्तमान में इस समय जो है 22 भाषाएं हो चुकी हैं। समय समय पर इस पर परिवर्तन हुआ, वो किसी और वीडियो में हम इसकी डिटेल और भी बता देंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। अगला भी और टॉपिक देख लीजिए, 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची जो आपकी है, ठीक है, 9वीं सूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1956 के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची में। और ये जो अनुसूची जो है ना, प्रथम संविधान संशोधन मैंने बताया ना 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 51 के द्वारा, 1951 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, 51। और मैंने क्या बोल दिया अभी आपको, शायद 56 बोल दिया था, मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। क्लियर है? चलिए, इसके बाद और भी चीज़ें हैं। 10वीं अनुसूची के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हुआ, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया और ये दल बदल से संबंधित था। किससे जोड़ा गया दोस्तों, कब? 1985 में जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित आपका उपबंध करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसके बाद में क्या रह गया आपका, अब 11वीं अनुसूची बची आपकी। 11वीं अनुसूची में क्या है, क्षेत्र पंचायतों की शक्ति तथा प्राधिकार वगैरह के बारे में, यानी ग्राम पंचायत के बारे में, पंचायतों के बारे में है। और ये कब लागू किया गया था दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको लागू किया गया था 11वीं अनुसूची में। और इस समय वर्तमान समय में 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, जो कि किसमें है, 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, और इसमें किसके अंदर, पंचायतों के बारे में बताई गई है। फिर 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका की शक्तियों के बारे में, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। यह भी आपका 74 में, वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। और ये 74वां संविधान तुरंत उसके बाद उसी के साथ ही साथ हुआ था। एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है आपके नगर पालिका की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है, नगर पालिका के बारे में बताया गया। और इसमें नगर पालिका के अंतर्गत कुल 18 विषय हैं। ठीक है, अभी आपने देखा 29 विषय किसमें हैं, आपको पंचायत में हैं, और नगर पालिका में 18 विषय हैं। तो इस तरह से दोस्तों 22 अनुसूचियाँ हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको 12 अनुसूचियाँ हो गई। बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से दोस्तों, ये टंग स्लिप कर जाता है, तो आप इसको कृपया जो मैं बताता हूँ उसी पे ध्यान दें। कभी कभी बाय मिस्टेक से शब्द ऐसे निकल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत कर सकता है, ये बताना है आपको। तो बताइए जरा। अभी है अनुच्छेद 331 दे रहा है, 332 दे रहा है, अनुच्छेद 331 है, दूसरा है अनुच्छेद 334 है, और फिर आपका जो है अनुच्छेद 334 है, और फिर चौथा है आपका अनुच्छेद 340। ठीक है, तो बताइए किसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का। अभी प्रश्न को, पहले प्रश्न के जवाब में मैंने डिटेल बताया था, तो उम्मीद है आप लोग जवाब कर दिए होंगे। अनुच्छेद 331 में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में था, लेकिन भाइयों ये तो समाप्त किया जा चुका है, आपको मालूम है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से यह निष्प्रभावी हो गया है। कब से? 26 जनवरी 2020। मैंने क्या कहा, यह लागू कब हुआ? 2020 से 26 जनवरी, मैंने कहा 25 जनवरी, और उसमें पिछले वाले में मैंने आपको डिटेल जब बताया था तो वहाँ पर मैंने ये जिक्र किया था 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया था। ठीक है, तो 25 जनवरी को इसमें लागू किया गया था, लेकिन अगर फाइनली देखा जाए तो 26 जनवरी से ही इसको माना जाएगा। 26 जनवरी 2020 से ही निष्प्रभावी, यानी कि प्रभावी तुरंत उसके बाद से जो भी चुनाव होगा उसमें तुरंत लागू कर दिया जाएगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय से नहीं, किसी भी राज्य में जो भी चुनाव होने वाले होंगे, हुए रहे होंगे, वहाँ पर ये लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 2020 को यह प्रभावी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, जिसकी गणना होती है
निश्चित तौर से लोकसभा की आयु जो होती है 5 वर्ष होती है। कब? अधिकतम 5 वर्ष होती है दोस्तों, लेकिन कब से? पहला कह रहा ऑप्शन लोकसभा के चुनाव के दिन से, दूसरा कह रहा लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से, तीसरा कह रहा लोकसभा की मतगणना के दिन से, और चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आपका आ गया होगा। चलिए, जवाब है आपका लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से होता है। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से होता है, ठीक है। पहला अधिवेशन जो होगा उसी तारीख से मान लिया जाएगा और 5 साल तक उसका कार्यकाल फिर रह पाएगा आपका। ये आपका जवाब होगा यहाँ इस प्रश्न का, ठीक है। और किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है दोस्तों? बड़ा दिलचस्प है। क्या कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजेंगे हमें, क्या कि हम बता दें आपको? चलिए लिखिए जल्दी से बॉक्स में। चलिए आसान कर देते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछना और बताना तो मेरा काम है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग किया करिए अपने लिए, मेरे लिए नहीं दोस्तों। आपका भला तो मेरा भला, ठीक है। यही तो समझते हैं, शिक्षकों का एक ऐसा ही प्रोफेशन है दोस्तों, जो कि आपके हित में ही हमारा हित छुपा हुआ है। तो आप जान लीजिए कि किसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 83(2) में ये बात बताई गई है कि लोकसभा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाएगी, ठीक है। इसका अधिवेशन नियत तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक ही रहेगा, ठीक है। 5 वर्ष तारीख है, जिस दिन पहले अधिवेशन होगा उसी दिन से रहेगा दोस्तों, 5 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, कौन आता है दोस्तों? क्या कह रहा है कि मतलब यानी कि एकांतिक शक्ति का मतलब हो गया कि यानी कि केवल उसी की ही शक्ति, एकांतिक मतलब दूसरे लोकसभा के पास नहीं है। ये कहने का मतलब राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है क्या? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, पहला ऑप्शन दे रहा है। दूसरा कह रहा है आकस्मिक रिक्ति के में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तीसरा कह रहा है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। चौथा कह रहा है अपने सभापति को अपदस्थ करना। ये आता है। क्या आएगा दोस्तों? अब जवाब दीजिए जल्दी से। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको मालूम होगा आर्टिकल 312 सुना है ना आपने? बिल्कुल सुना होगा 312। जो नई अखिल भारतीय सेवाएं जो सृजित की जाती हैं ना, वो केवल राज्यसभा कर सकती है। और अनुच्छेद 249 के माध्यम से राज्यसभा के पास 2 ही ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों, 2 ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिनकी शक्तियां लोकसभा के पास नहीं प्राप्त हैं। एक तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना होगा तो अनुच्छेद 312 जब तक राज्यसभा पारित नहीं करेगी तब तक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन नहीं किया जा सकता, पहली चीज़ तो ये। दूसरा है 249 जो है, यानी कि अगर राज्यसभा जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय पर कानून नहीं बना सकती है। तो राज्य सूची के किसी विषय पर अगर कानून बनाना है और राज्यसभा ने अगर परमिशन दे दी तो उसमें क्या हो जाएगा, आप कानून बना सकते हैं। तो 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 312। ये जो आपके हैं ये 2 आर्टिकल, सॉरी 249, अनुच्छेद 249 दोस्तों और अनुच्छेद 312, ये 2 हैं जो राज्यसभा को ही प्राप्त हैं, ना कि लोकसभा को प्राप्त हैं। क्लियर दोस्तों? तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 117 संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? तो आपको यह बताना होगा, ठीक है। पहला कह रहा है धन विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये क्या सही है? पहला जवाब है। दूसरा है ऑप्शन आपका है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा है धन विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा है धन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति महोदय धन विधेयक पेश करते हैं दोस्तों? बताइए जवाब। चलिए जवाब आपके पास आ गया होगा, निश्चित तौर से आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अनुच्छेद 117 जो कहता है ना, आर्टिकल 117 जो कहता है वो क्या कहता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उस आधार पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद अथवा विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त समझी जाती है? कब सदस्यता किसी संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त कब समझी जाती है दोस्तों? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, जब वह बिना सूचना दिए बिना सदन को सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तब समाप्त की जा सकती है क्या? दूसरा कह रहा है जब वह सदन को सूचित किए 90 दिन अनुपस्थित रहता है, सूचित किए 90 दिन अनुपस्थित रहता है। और तीसरा कह रहा है कभी समाप्त नहीं की जा सकती। चौथा कह रहा है राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जब चाह रहे हो, क्या लिखा है, जब वह चाहें।
तो क्या इसमें से ये करेक्ट है दोस्तों? आपको जवाब देना है। तो निश्चित तौर से दोस्तों ये एक बार बिना सूचना दिए 60 दिनों तक अगर गायब रहेंगे तो वो फिर उनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। ऑप्शन 1 राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात बताई गई है आपको। यदि संसद सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे बिना सूचना दिए हुए तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगला है लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बुलाने से रोक सकता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, सॉरी दोस्तों, बोलने, स्पीक करने से, बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन सदस्य को बोलने दे सकता है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कह रहा है? पहला मर्यादा कह रहा है, ठीक है, मर्यादा कह रहा है। दूसरा कह रहा है बैठ जाना कह रहा है, ठीक है, बैठ जाना। तीसरा कह रहा है पक्ष त्याग और चौथा कह रहा है अंतरप्रद, अंतरप्रद। तो अंतरप्रदन होगा, अंतरप्रद नहीं होता है दोस्तों, ये शब्द है अंतरप्रदन, अंतरप्रदन, अंतरप्रदन ये होगा यहाँ पर, अंतरप्रदन। ठीक है, तो ये आपका शब्द कह रहा है। तो बोलने के लिए कह रहा है, बोलने से रोक सकता है। तो जब रोकेंगे राष्ट्रपति तो क्या कहेंगे? उसको बैठ जाना कहेंगे, बैठ जाना कहते हैं। जब किसी को रोकना होगा आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। ठीक है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा। ठीक है, कौन नहीं बोलेगा ये भी निर्धारित करता है, नहीं बोलना न बोलना ये निर्धारित करेगा स्पीकर महोदय करेंगे। इसे ही बैठ जाना कहते हैं। ठीक है, एल्डिंग द फ्लोर कहेंगे इसको, इंग्लिश वर्ड है इसके लिए एल्डिंग द फ्लोर, येडिंग द फ्लोर, येडिंग द फ्लोर, फ्लोर, येडिंग द फ्लोर, येडिंग द फ्लोर ये कहा जाता है इसको जो है कि बैठ जाना। ठीक है, तो ये बस आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद में अगर पक्ष त्यागना की बात करेंगे तो क्रॉसिंग द फ्लोर कहेंगे इसको, पक्ष त्यागना को क्रॉसिंग द फ्लोर कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा कुछ शब्द आपके हैं जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैठ जाना ही होता है, बोलने से रोकता है तो बैठ जाना यानी कि येडिंग द फ्लोर कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है? यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन कह रहा है आपका अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 88। तो बताइए कौन सा है जो कि संसद में मंत्रियों के अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद क्या है? 88 दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88 जो कि है मंत्रियों की अधिकारों से संबंधित आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संसद की अस्थायी वित्तीय समिति है। संसद की अस्थायी वित्तीय समिति कौन सी है बताइए दोस्तों? तो अस्थायी वित्तीय समितियां कितनी हैं आपकी? ठीक है, कितनी समितियां हैं? तो कुल समितियां दोस्तों 3 अस्थायी समितियां हैं, ये आपको मैंने वीडियो में बता रखा है। तो अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं दोस्तों, अगर अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं आप लोग। तो पहला कौन कौन से है, क्या अस्थायी समिति कौन सी है? तो कह रहा है लोक लेखा समिति। फिर दूसरा कह रहा है प्राक्कलन, जिसे आकलन समिति के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम समिति। और तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो निश्चित तौर से दोस्तों ये सभी सही आपका है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन या आकलन समिति, लोक और जो है आपका लोक उपक्रम या इसी को ही सार्वजनिक उपक्रम। लोक उपक्रम का मतलब ये होता है सार्वजनिक उपक्रम। ये तीनों समितियां जो हैं ये अस्थायी समिति हैं और यही 3 समितियां वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, लोकसभा की, क्योंकि वित्त का सारा काम लोकसभा में ही होता है। तो आपको जवाब मिल गया होगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? हाँ, तीनों ऑप्शन कर लिया, बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप प्रश्न उठता है, आप प्रश्न उठता है कह रहा है आपको, यदि यह प्रश्न उठता है, यह होना चाहिए यदि आप प्रश्न उठता है, नहीं यह प्रश्न उठता है। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्न यह उठता है, यह यहाँ पर शब्द यह हो रहा चाहिए। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर विवाद उठता है कि धन विधेयक है कि नहीं है, यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो अनुच्छेद 110(3) में, अनुच्छेद 110(4) में, अनुच्छेद 110(5) में, अनुच्छेद 110(6) में। तो बताइए, जवाब जल्दी से आ जाना चाहिए आपको। अनुच्छेद
10 में तो कहता है दोस्तों, लेकिन 110 के किस में कहता है? अनुच्छेद 110 के 3 में यह बात बताई गई है कि कोई विधेयक, धन विधेयक, इसका जो निर्णय जो लेगा वो लोकसभा अध्यक्ष लेगा। ये तो सही है, लेकिन आर्टिकल जो था 110(3) में ये बात कही गई है। चलिए, मुझे लगता है मज़ा आ गया होगा आपको सेशन देख करके। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राक्कलन समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? किसके बारे में कह रहा है दोस्तों? प्राक्कलन समिति के बारे में कह रहा है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पहले बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। क्या स्टेटमेंट सही है? क्या जॉन मथाई की सिफारिश पे 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इस नाते मैं जवाब दे रहा हूँ। जो मित्र चाहते हैं उसको पॉज करके वीडियो जवाब दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है, प्राक्कलन समिति में मूल रूप से 25 सदस्य थे, परंतु 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 कर दी गई। ठीक है, 25 सदस्य थे परंतु 1956 में बढ़कर के 30 कर दी गई। बिल्कुल सही है आपका दोस्तों, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है, तो बिल्कुल हाँ भाई साहब, ये कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, ये सही है। अगला कह रहा है इस समिति में 8 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो भाई ये क्या सही है क्या? इसके बारे में प्राक्कलन समिति में नहीं भाई, 30 सदस्य होते हैं इसके, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, क्योंकि पूरी शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है। तो यहाँ पर कह रहा है 8, यहाँ पर इसकी जगह पर 30 कहता और 30 लोकसभा में कहता तब सही होता, अन्यथा ये गलत है दोस्तों। 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से ही होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य भी प्राक्कलन समिति का मेंबर नहीं होता है। यह बात आपको अच्छी तरीके से दिमाग में फीड कर लेनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर का, स्थगन एवं सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है? किसके बारे में कह रहा है? स्थगन और सत्रावसान, स्थगन और सत्रावसान के संबंध में बात बताई गई है। तो जरा सा देख लीजिए किससे बारे। देखो एक बात बता दूं यहीं पे दोस्तों प्रश्न के बारे में। स्थगन प्रस्ताव होता है जब लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही चल रही होती, तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा है तो उसका पीठासीन अधिकारी होता है जो लोकसभा अध्यक्ष महोदय होते हैं, और राज्यसभा की जब कार्यवाही चलती है तो उसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति महोदय होते हैं। ठीक है, तो स्थगन प्रस्ताव यही लोग लेके आते हैं, सदन में जो कोई कार्यवाही चल रही है स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। सत्रावसान का कार्य जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना, और जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता स्पीकर महोदय करते हैं। ठीक है, उसकी अध्यक्षता स्पीकर महोदय करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 118(4) में ये बात बताई गई है कि अध्यक्षता 118(4) में कही गई है, स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का बुलाएगा कौन? आपको राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 कहता है, आर्टिकल 108 में ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति सत्र को बुलाएगा भी और सत्र को विघटित भी करेगा। राष्ट्रपति का काम सत्रावसान का काम है। स्थगन कार्य जो है मैंने कहा पीठासीन अधिकारी करता है। अब चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान लोकसभा के विघटन से संबंधित है। सत्रावसान देखिए भाई एक बात कह रहा है कि स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है। हाँ ठीक है, स्थगन तो स्टेटमेंट सही कह रहा है यहाँ तक का। फिर कह रहा है जब सत्रावसान लोकसभा के विघटन से संबंधित है। नहीं, लोकसभा से नहीं, विघटन से नहीं संबंधित है भाई, विघटन से नहीं है, सत्रावसान से संबंधित है। सत्रावसान हो जाएगा यानी कि सत्र समाप्त करने से संबंधित है, लोकसभा के विघटन से नहीं संबंधित है। तो इस नाते ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगर ये कहता कि सत्रावसान लोकसभा के सत्र का, ठीक है, सत्र का विघटन से संबंधित है तो समझ में आता। यहाँ लोकसभा के विघटन कह दे रहा है तो इस नाते यहाँ गलत हो जा रहा है स्टेटमेंट आपका। ठीक है, आगे कह रहा है क्या? स्थगन एवं सत्रावसान, स्थगन एवं सत्रावसान, सत्रावसान दोनों ही सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। दोनों का क्या कह रहा है कि सत्र का स्थगन कह रहा है, और सत्रावसान दोनों ही पीठासीन द्वारा। नहीं भाई, ये सत्रावसान पीठासीन द्वारा नहीं कर सकता, ये तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला दूसरा दोनों गलत हो गए। तीसरा चलिए कह रहा है यद्यपि स्थगन से किसी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है, बिल्कुल सही कह रहा है ये, परंतु बचे हुए काम के लिए अगली बैठक में
में नया नोटिस देना पड़ता है, जबकि सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट यार गलत हो गया। देखो ऐसा है, इसमें क्या कहा है मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अरे भाई आप काम करो ना। चलिए इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, यदि किसी विचाराधीन विधेयक के काम पर इसका कोई सत्रावसान स्थगन का, देखिए किसी विचाराधीन विधेयक पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रत्येक दिन की बैठक होती है। आज समाप्त कर दी, कल फिर से होगी, क्योंकि वही काम दोबारा किया जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्रावसान में क्या है दोस्तों, विधेयक पर प्रभाव इस पर भी नहीं पड़ता है, लेकिन कोई चीज़ सत्र में मान लो कोई विधेयक आया था, उसमें पारित नहीं कराया जा सका, फिर अगले सत्र में वो विधेयक लाया जाएगा, तो उसके लिए करना क्या होगा, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन बचे हुए काम के लिए आपको क्या नोटिस जारी करनी पड़ती है, और नोटिस जारी करने पर फिर काम होता है। तो समझ गए होंगे सत्रावसान में क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें से अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। अब कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही सही हो जाएगा भाई, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। धीरे धीरे हम लोग लक्ष्य की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग समाप्ति की तरफ हैं, और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, निश्चित तौर से अच्छा लगेगा दोस्तों। एक बार एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा, 100% नंबर आपको मिलेंगे जो भी विधायिका से प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये पहली श्रृंखला का, ये विधायिका की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, जो कि समय के साथ और भी हम लोग कई सीरीज को लेकर के आएंगे, ठीक है। आज तो पहला श्रृंखला है। चलिए देखते हैं इसमें 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। यानी कि कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आपका दिया है, ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट जो हैं क्या होंगे, सही होंगे। कौन सा कथन गलत है, तो पहला क्या रहा है दोस्तों, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है भाई। सशक्त हथियार बनाने का कार्य कौन करेगा भाई, लगेगा ना कि हम सशक्त काम नहीं करेंगे तो हमको अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, हमारी सरकार चली जाएगी, तो ये बिल्कुल सही आपका है। अगला क्या कह रहा है, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना पड़ता है। नहीं भाई, ये बताना नहीं पड़ता है, ये नहीं बताना पड़ता है। निंदा प्रस्ताव जो है लोकसभा में स्वीकार करने के लिए कारण बताना आवश्यक होता है, निंदा प्रस्ताव के लिए केवल, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं बताना होता है। निंदा प्रस्ताव, निंदा यानी किसी चीज़ पर टिप्पणी करते हैं, निंदा प्रस्ताव ले जाते हैं और पारित हो जाता है, सरकार चली जाती है, उसका कारण बताना पड़ता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का कारण नहीं बताना पड़ता है। ये सर्वविदित है कि सरकार अल्पमत में जब आएगी तो अविश्वास प्रस्ताव तभी पारित होता है। तीसरा है, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। चौथा है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। बिल्कुल करना होगा भाई, जब लोकसभा में आपका बहुमत ही नहीं रह जाएगा तो आप क्या करेंगे, त्यागपत्र देना ही पड़ेगा ना आपको। चलिए अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव का संबंध किस अनुच्छेद से है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव का संबंध किस अनुच्छेद से है ये बताना है आपको। अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 77 है, अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 78 है। जवाब दीजिए दोस्तों। तो अनुच्छेद 75 जो है अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है आपका, अनुच्छेद 75 अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित, ठीक है। अगला है दोस्तों 20वां नंबर का क्वेश्चन जो आपका है वो है विहिप सचेतक जिसे कहा जाता है, संदर्भ में निर्भर कथनों पर विचार करना है आपको। विहिप क्या होता है, तो ऑप्शन दे रहा है, प्रत्येक ऑप्शन के आधार पर जवाब दीजिए, फिर मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। पहला कह रहा है, प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में का संसद में अपना विहिप होता है। बिल्कुल होता है, ये क्या सही है, ये है। दूसरा बताइए, विहिप का पद संविधान में वर्णित नहीं है, अपितु यह संसद के नियमों एवं संसदीय संविधियों से संचालित होता है। तो संविधियों से संचालित होता है, ये गलत है आपका, ठीक है, ये गलत आपका है। पहला स्टेटमेंट सही आपका है। अब जरा जान लीजिए कि क्या होता है विहिप, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। विहिप क्या होता है, देखिए राजनीतिक दलों को, हर राजनीतिक दल अपना राजनीतिक मतलब जो है संसद में यानी पार्लियामेंट में अपना एक विहिप नियुक्त करता है, ठीक है। विहिप जो है संविधान में तो इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, इसमें संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, न ही सदन के नियमों में इसका कोई उल्लेख है, ना ही संसदीय संविधान में किया गया है, इसके बारे में कोई बात चर्चा चली है। यह संसदीय सरकार के परंपराओं पर आधारित होता है, ठीक है। विहिप जो होता है संसदीय परंपराओं पर आधारित होता है। विहिप राजनीतिक दलों द्वारा
सदन में सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोई भी हर राजनीतिक दल अपना व्हीप नियुक्त करता है और उसकी जिम्मेदारी यह होती है कि वो अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि पता चले कि सदन के लोग आ ही नहीं रहे, अपने राजनीतिक पार्टी के लोग, तो उनको एकत्रित रखने का कार्य ये करता है व्हीप का व्यक्ति। और संबंधित मुद्दों के पक्ष और विपक्ष में पार्टी का सहयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है या एक बनाने का कार्य करता है। ये व्हीप का कार्य होता है। हर राजनीतिक पार्टी अपना व्हीप रखती है। ठीक है, तो ये तो था आपका आज का सेशन दोस्तों, और इसी के साथ हम लोगों का 20 प्रश्न समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। इसी तरह से खूब एंजॉय करिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमेशा अपने ऊपर किसी भी तरह की मुसीबतों को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि प्रकृति है दोस्तों, कभी सुख कभी दुख लगा रहता है। युवा लाइफ में अगर जो मेहनत कर लेता है, जीवन उसी के इंतज़ार में बैठा रहता है, और जो इसमें थक जाता है, हार जाता है, वक्त भी उसका साथ छोड़ देता है। तो मेहनत करिए, संघर्ष करिए, निश्चित तौर से जीवन में आपको सफलता मिलेगी। और आज जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। बस एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है और आत्मसंयत होकर के अपने लक्ष्य को देखना है। हर परिस्थिति आपका आप सामना कर सकते हैं, और हर परिस्थिति आपको एक तरह से कहिए एक प्रेरणा आपके रूप में बनी रहेगी। आपकी हर परिस्थितियों का सामना करेंगे तो आप उसके हीरो कहलाएंगे दोस्तों। तो मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।